Hello students, how are you all? This is the second lecture of chapter number 10 of class 9 science, that is gravitation. So in gravitation we have learned about the universal law of gravitation. We have also derived the formula for the gravitation, but today we are going to learn about somewhat mathematical expectations, somewhat geometrical figures in this lecture. So first of all we are going to learn about circle. And the another thing is we are going to learn about ellipse. Clear? Oval shaped ellipse. Here there is only a center. Distance of the center to the any point of the circle is equals to the radius. लेकिन यहाँ पे ellipse में ऐसा possible नहीं होगा. See, ellipse में ऐसा कोई भी सेंटर कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट रिमेन्स सेम. कि आप यहाँ पे रखोगे तो दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉलर, दिस वन इज द बिगर. इस तरफ रखोगे तो दिस वन इज स्मॉलर, दिस वन इज बिगर. सो देयर इज नॉट ए सिंगल पॉइंट विच कैन बी कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ द इलिप्स. दिस इज इलिप्स. यहाँ पे दो फोकाई होते हैं. इट इज नोन एज द सेंटर, दे आर नोन एज द फोकाई. फोकस, इसे क्या कहते हैं? फोकस, फोकाई. क्लियर? तो हम जनरली समझते थे कि प्लैनेट का ऑर्बिट ऐसा सर्कुलर होता है, दैट हियर इट विल बी ए सन, देयर विल बी ए सन एंड अर्थ विल बी रिवॉल्विंग ऑन दिस ऑर्बिट. बट ऐसा नहीं है. ओरिजिनली अगर हम देखें प्रैक्टिकली, देन द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल. ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल. यहाँ पे फोकस है, फोकस 1 एंड फोकस 2. इन दोनों में से कोई एक फोकस पे सन होता है फॉर ईच एंड एवरी प्लैनेट, नॉट ओनली द अर्थ. मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कोई भी ले लो. देन ईच एंड एवरी ऑर्बिट, ईच एंड एवरी प्लैनेट, ईच एंड एवरी एस्ट्रॉइड, ईच एंड एवरी कॉमेट हैज ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, हैज ए इलिप्टिकल ऑर्बिट. इसीलिए कोई दो में से कोई एक फोकाई पे होता है सन. सपोज इस फोकाई पे या तो दूसरी फोकाई पे, तो कोई एक फोकाई कंसिडर कर लो, तो दूसरा फोकाई तो काम का नहीं रहेगा. कोई एक फोकाई पे है सपोज सन, एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट. कि सपोज अर्थ ऐसे घूम रहा है. क्लियर? श्योर. सो दिस इज ओरिजिनली द मोशन ऑफ द प्लैनेट, मोशन ऑफ द प्लैनेट. बट जब हम प्रैक्टिस यहाँ पे जब 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो हम सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा सा इजीनेस हो. क्लियर? लेकिन ये याद रखना चाहिए बेटा हमें, दैट actually the orbit of the planet is not circular, it is elliptical. It is elliptical. केपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, उन्होंने बताया था that planets do not revolve in a circular orbit, they revolve around the sun in a elliptical orbit. ऐसा किसने बोला था? केपलर. Who said this? केपलर. Clear? Now from the Kepler studies of planetary motion, उन्होंने प्लैनेट के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी किया था. फ्रॉम द केपलर स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन न्यूटन को थोड़े आइडियाज आए, एंड फ्रॉम दैट आइडियाज न्यूटन डिराइव्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट वी हैव डिराइव्ड इन द लास्ट लेक्चर. क्लियर? और वहीं से उनको पता चला कि डी स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस होता है प्लैनेट और सन का, जो एवरेज डिस्टेंस सपोज आर है, तो आर का क्यूब दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी t square, that time period converted into time period taken for the revolution. तो this one is cube is proportional to the t square. तो ये जो टाइम का स्क्वायर होता है, वहां से हमें जो डी स्क्वायर का जो मिला ना, वो स्क्वायर रूल कि नीचे डिवाइड बाय डी स्क्वायर लिखते हैं, तो यहां से हमें पता चला था. अगर याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये जो डी स्क्वायर वाला रूल था, कितना याद रखना है हमें? The d square that is inversely proportional to the d square was the idea given by the Newton, was from the planetary motion of Kepler's study. Clear? तो केपलर की जो प्लैनेटरी मोशन की स्टडी थी उसमें से न्यूटन को ये डी स्क्वायर वाला आइडिया आया था. बस उतना ही. क्लियर? तो अभी इसमें इलिप्टिकल में हमें ज्यादा नहीं जाना है. अभी तो हम क्या लेंगे? सर्कुलर ही लेंगे. बिसाइड्स दिस हम सारी चीजें किस में कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर इट सर्कुलर. सी नाउ सर्कुलर ऑर्बिट है यहाँ पे, सन एंड अर्थ कुछ भी है, बट कोई भी जब सर्कल होता है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल? आइदर इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम द सर्कल, नॉट टचिंग द सर्कल एट ऑल, आइदर इट इज टचिंग द सर्कल इन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और द थर्ड पॉसिबिलिटी कि एक लाइन तो मैं देखो यहाँ पे बनाता हूं, इट इज नॉट टचिंग द सर्कल एट ऑल,
एक लाइन में यहां पे ऐसा बना सकता हूं जो एक कोई ना कोई 2 पॉइंट पे टच कर रही होगी, लेकिन एक थर्ड लाइन में बना सकता हूं कोई एक ही पॉइंट पे टच करके जा रही है। क्या हो रहा है बेटा, एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करके जा रही है, बस छू के निकल गई। क्लियर, क्या हुआ, बस छू के निकल गई। सो दैट इज द थिंग कि ये जो लाइन होती है ना बेटा, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। शायद आपको मैथ्स में पढ़ने में आया था, उस लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट। क्लियर, तो यहां से हम कोई एक मोशन लेते हैं। सपोज ये अर्थ का मोशन इस तरफ है, सपोज अर्थ का मोशन क्या है बेटा, इस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रहा है, डूम 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 डूम। नाउ दिस इज द टेंजेंट ऑफ द अर्थ, ये जो क्या है, टेंजेंट फॉर द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ यहाँ पे पहुंचता है, अर्थ यहाँ पे पहुंचता है एंड समहाउ सन हो गया गायब, सन चला गया कहीं घूमने मामा के घर। सो अभी अर्थ का क्या होगा, तो अर्थ क्या कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, नहीं, अर्थ मूव करता रहेगा बट नॉट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। वो उसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। कोई भी सर्कुलर मोशन जब होता है, इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो वी लर्न अबाउट दी सर्कुलर मोशन, और कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है देन इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शन इनटू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर अर्थ यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दिस डायरेक्शन। अगर अर्थ यहाँ पे आ जाता है बेटा तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन। इफ अर्थ इज हियर तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इन दिस वन। अगर अर्थ इज हियर तो डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन। क्लियर, इफ अर्थ इज हियर देन द डायरेक्शन विल बी दिस वन। सो हर एक पॉइंट पे अर्थ की डायरेक्शन चेंज होती है, बट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। नॉट ओनली द अर्थ, if any of the object is performing circular motion, तो हर एक पॉइंट पे से टेंजेंट बनाई जा सकती है, हर एक पॉइंट पे से टेंजेंट बनाई जा सकती है। So and so we can say that the direction of the object moving or performing a circular motion is the tangential direction, is in the direction of the tangent drawn at that point। कोई भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। क्लियर, लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक हमने हाथ में रस्सी रखी और रस्सी के एंड पे पत्थर है और मैं ऐसे पत्थर को घुमा रहा हूं, समझो, मैं पत्थर को घुमा रहा हूं। क्लियर, सो नाउ द स्टोन इज इन द सर्कुलर मोशन, नाउ द स्टोन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी टेंजेंशियल। अभी आप तो ध्यान दे नहीं रहे हो पढ़ाई में, तो मुझे आपको मारना है पत्थर ताकि आप यहां पे पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अगर मुझे आपकी डायरेक्शन में स्टोन को रिलीज करना है, कि इस तरीके से स्टोन को रिलीज करना है कि वो स्टोन किसके ऊपर गिरे, आपके ऊपर गिरे, तो मुझे कौन सी डायरेक्शन पे स्टोन आए तो छोड़ना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। यहां पे जब ऐसे घुमाते 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 यहां पे आऊंगा तब स्टोन को मैं रिलीज करूंगा तो उसकी टेंजेंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, आपकी डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आया कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में यहां पे मुझे स्टोन रिलीज करना है तो एग्जैक्टली जब स्टोन यहां पे आता है तब रिलीज करना पड़ेगा तो उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मुझे इस डायरेक्शन में रिलीज करना है तो स्टोन जब यहां पे आता है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे आपकी डायरेक्शन में रिलीज करना है तो जैसे ही स्टोन यहां पे आता है मैं रिलीज करता हूं तो स्टोन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट। अगर मैं यहां पे स्टोन आया और तब उसको रिलीज करूंगा देन स्टोन तो दूसरी तरफ जाएगा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। समझ में आया? क्लियर? तो दिस इज द थिंग दैट व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग दिस सर्कुलर मोशन, when the object is performing circular motion the direction of the object will be tangential, the direction of the object will be tangential। तो कहीं पे भी अगर ऐसा हो गया कि सपोज सन हो गया गायब तो अर्थ कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्लियर? लेकिन हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सन अभी काफ़ी यंग है, सन काफ़ी यंग है, ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स एज हो गई है उसकी। कितनी? 5 बिलियन ईयर्स कंसिडर कर लो, 5 बिलियन ईयर्स। क्लियर? 5 बिलियन ईयर्स यानी 500 करोड़ ईयर्स। तो 500 करोड़ ईयर्स हो गए हैं एंड मिनिमम और 500 करोड़ ईयर्स सन जिंदा रहने वाला है। तो आपको पता रहना चाहिए कि स्टार्स बोर्न भी होते हैं और स्टार्स की डेथ भी होती है। सन इज अवर स्टार, सन हमारे लिए स्टार है एंड
that age of the sun is 500 crore years and still for minimum 500 crore years सन अभी जिंदा है, हमें तो 50 चाहिए सिर्फ। क्लियर? तो 50 साल में तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन सन की तो अभी काफ़ी यंग एज है, काफ़ी सालों तक वो जिंदा रहने वाला है। क्लियर? लेकिन इसमें से आपको क्या पता चला कि हाँ, स्टार्स का बर्थ भी होता है, स्टार्स की डेथ भी होती है। And now also at this moment also many new stars are being born and many old stars are on the death. Clear? तो इतना आपको पता होना चाहिए। And all the force, यहाँ पे जो ये explanation किया, that is always from the center. The force is expected from the center. Then it means that the force is centripetal force. The force is centripetal force. तो centripetal force है gravitational force। क्यों? क्योंकि जब हम पत्थर को घुमाते हैं तो वो भी सेंटर से, यहाँ से मेरे हाथ से लग रहा है ना, so it is from the center. So and so we can say that force is centripetal force. But actually the force was muscular force, but it is a type of centripetal force because it is originated from the center. Similarly, Earth exerts a gravitational force on any object. Earth exerts gravitational force on any object कि हमारे ऊपर अर्थ है वो gravitational force exert करता है। क्लियर? सिंपल। बट हम क्या होते कि कहीं पे भी स्काई से कूदेंगे तो वापस नीचे ही आएंगे, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स अस। अर्थ हमें उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ अगर बीच में खड्डा होगा तो उसके भी अंदर जाएंगे। कहां तक अंदर जाएंगे? अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कि अगर कहीं पे भी अर्थ है, अर्थ में कहीं पे यहां पे खड्डा है, तो कहां तक जाओगे बेटा आप? उसके सेंटर तक। आप उसके सेंटर तक जाओगे आप। तो अगर वहां से टनल बना ले हम, तो यहां से निकल नहीं सकते हम सेंटर में जाके फंस जाएंगे। हम क्या होगा बेटा? सेंटर में जाके फंस जाएंगे। सो दैट इज द फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी सेंटर। तो सेंटर की तरफ हमें खींचेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर से गए तो नीचे से निकल जाएंगे। So that will be that force is exerted towards the center. This gravitational force is a centripetal force and thus the force is exerted towards the center. तो ये अट्रैक्शन किस तरफ ले जाएगा हमें? सेंटर की तरफ ले जाएगा हमें। क्लियर? तो ये सेंटर की तरफ फोर्स होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रिपिटल फोर्स। नाउ एग्जाम्पल 10.1, जल्दी से क्वेश्चन निकालो, जल्दी से देखो। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and the mass of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg. mass of earth and mass of moon दिया है for the example 10.1. so suppose mass of earth के लिए हम लिखते हैं me, that is 6 × 10⁻24 kg and mass of moon is equals to, mass of moon के लिए mm लिखते हैं, mass of earth के लिए me 7.4 × 10⁻22 kg. Clear? So the mass of earth is 6 × 10⁻24 kg and mass of moon is 7.4 × 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. That distance कितना है बेटा? 3.84 × 10⁻6 किलोमीटर। 3.84 × 10⁻6 किलोमीटर। क्लियर? नाउ वैल्यू ऑफ g इज गिवन 6.7। देखो 6.67 लेंगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ g इज 6.673 × 10⁻11, लेकिन यहाँ पे हमें 6.7 दिया है तो उतना ही हम लेंगे, जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेशंस थोड़े बहुत इजी हो जाएंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻² और पर kg²। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन -2 का मतलब पता होना चाहिए। सो नाउ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। अगर दोनों इक्वल मास के सब ऑब्जेक्ट्स होंगे तो दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड घूमेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास कम है। सो द फोर्स वाज एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, इसीलिए मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, बिकॉज अर्थ का मास 100 ऑफ टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून। क्लियर? तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स फाइंड करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F = G m1 m2। यहाँ पे m1 क्या है? मास ऑफ अर्थ। m2 क्या है? मास ऑफ मून डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज d²।
नाउ वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू क्या होता है 6.67, सॉरी यहाँ पे तो डायरेक्टली 6.7 दिया हुआ है तो वही लेंगे, हिंट में हमें दिया हुआ है ना लास्ट में ब्रैकेट में, सो दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 divide by d square. What is d? That is 3.84 into 10⁻6 whole square. देखो ऐसा हम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो आंसर मिलेगा कैसा मिलेगा, बिल्कुल गलत मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, बिल्कुल गलत आंसर मिलेगा, क्योंकि एक तो छोटी सी मिस्टेक मैंने भी की है, 10⁻6 नहीं दिया हुआ है, 10⁻5 दिया हुआ है। अगर हम 10⁻5 लिखेंगे तो भी गलत ही होगा। वाई? क्योंकि रीजन हमारा ये है यहाँ पे दैट मास का यूनिट होता है केजी, मून का यूनिट होता है केजी, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर नॉट किलोमीटर। तो यहाँ पे इंटू 1000 करना पड़ेगा, दैट विल बी 3.84 इंटू 10⁻8, क्योंकि इंटू 1000 यानी 3 0 z होंगे तो 10 के पावर में 3 0 z हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10⁻5 की जगह में क्या करना पड़ेगा, 10⁻8 दी होल स्क्वायर। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, दैट f इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू पावर से उसको मिक्सअप कर देते हैं 10⁻11 प्लस 10⁻11 प्लस 24 प्लस 22 डिवाइड बाय, यहां पे स्क्वायर है तो मैं दो बार लिख देता हूं। क्या दो बार लिख देता हूं, 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻16 10⁻16। क्लियर? f इज इक्वल्स टू, इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, 10⁻11 प्लस 24 प्लस 22 दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁻35 -11 प्लस 24 दैट इज 13, 13 प्लस 22 दैट इज 35। ये जो 16 है ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा। क्लियर? नाम ये 6.7 है, उसको 67 लिखता हूं तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 7.4 को 74 लिखता हूं तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। नीचे 3.84 है, उसको 384 लिखता हूं तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सिमिलरली नीचे 3.84 दूसरा है, उसको भी 384 लिखता हूं तो वापस एक और 100, क्योंकि दो जीरो ऐड करने पड़ेंगे, पॉइंट के बाद दो डिजिट है। तो यहाँ पे 1 2 1 2 कट हो गया। अभी और कुछ कट हो सकता है तो हाँ, यहाँ से 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 जा 2 1 9 2 जा। अगेन इसको 2 से कट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 2 37 जा 2 9 6 96 जा। अभी कहीं पे कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको 2 से कट मत करना, क्योंकि 100 है तो कैलकुलेशन इजी बना देगा, ये पावर में चला जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन यही हमें करना है, दैट f इज इक्वल्स टू 67 इंटू 3 इंटू 37 करो। पहले तो 67 इंटू 3 दैट इज 180 190 201 इंटू 37। क्लियर? इंटू 10⁻35 minus 16 that is 16 17 18 19 that is 10⁻19। इसके दो जीरोस है तो यहाँ पे +2 पावर हो जाएगा, डिवाइड बाय 96 इंटू 384 201 इंटू 37 करो बेटा। f इज इक्वल्स टू 201 इंटू 37 और 96 इंटू 384। कैलकुलेशन करो जल्दी से, 201 इंटू, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल रहा है, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन फोर्स आपको मिलेगा आंसर। क्लियर? समझ में आया बेटा? श्योर? क्लियर? जल्दी से कैलकुलेशन कंप्लीट करो। ये आपको यहाँ पे अभी आप देख के लिख सकते हो, ये कैलकुलेशंस आपको सारे खुद ही करने पड़ेंगे एग्जाम्स में। वहां पे आप कॉपी करोगे तो नहीं चलेगा, वहां पे आप कॉपी करोगे तो चलेगा नहीं। तो जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो, 201 इंटू 37 इंटू 37 आंसर क्या आएगा, 7437 7437 इंटू 10⁻19 प्लस 2 दैट इज 21 डिवाइड बाय
96 into 84, 96 into 384, and that will be equals to 36,864, 36,864. So this is the answer. जब 7 इसको हम कट करेंगे बेटा, 7437 को डिवाइड करेंगे 36864 से, तो हमें आंसर मिलेगा 0.202. क्या आंसर मिलेगा? 0.0202 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻21. राइट हैंड साइड एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 0.202 की जगह हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁻20, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा. दैट विल बी 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन. सिर्फ मैथमेटिक्स यहाँ पे लगेगा आपका. मैथ्स अगर सही से यूज़ कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर मैथ्स हमें सही यूज़ करना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी. और कोई दूसरा क्वेश्चन दिया है? नो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन लॉ का इतना इंपॉर्टेंस क्या है कि जिसकी वजह से हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, खुदा वापस अर्थ पे आ गया. वाई? बिकॉज अर्थ हमें पुल कर रहा है. अगर नहीं होता तो कूदते तो मैं बाहर चला जाता. क्लियर? So that is the importance of gravitational law of universal law of gravitation. Another reason that moon revolves around the earth, that is because of gravitation. Earth revolves around the sun, that is because of gravitation. Earth अगर revolve नहीं करता तो summer winter seasons नहीं होते, rotate नहीं करता तो day and night नहीं होता. moon अगर अर्थ के अराउंड revolve नहीं करता तो tides and ebbs नहीं होते, है ना, कि रात में पानी ज़्यादा हो जाता है इन oceans और वापस दिन में क्या हो जाता है, बीचेस ओपन हो जाते हैं. सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द मून एंड सन. अगर मून एंड सन नहीं होते तो टाइड्स एंड एब्स नहीं होता. टाइड्स एंड एब्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन. तो यहाँ पे आपको जो 4 पॉइंट दिए मैं एक बार पढ़ रहा हूँ. इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. इट मीन्स बाइंड्स अस यानी पकड़ के रखता है. The motion of the moon around the earth, that is because of gravitation. The motion of the planets around the sun, that is also because of gravitation. Not only earth, हर एक planet का motion, that is because of gravitation. The tides due to the moon and the sun. The tides due to the moon and the sun, कि हमने अभी देखा कि tides and ebbs होती है, that is because of moon and sun. अगर जितना moon नज़दीक आता है उतनी high tide होती है. Clear? moon जैसे दूर जाता है अर्थ से उतना low tide होगा. Clear? So high tide and low tide, that is because of moon and sun. Similarly अगर sun नज़दीक आते हैं तो भी high tide हो सकती है. Clear? Now the next topic is free fall. Free fall हम देखेंगे बेटा from the next lecture. लेकिन तब तक आपको ये एग्जाम्पल सही से करना है. 2 3 4 5 बार कैलकुलेट करो, then you would be able to remember the whole calculation. अगर ये आपको कैलकुलेशन याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 2 3 बार लिखना पड़ेगा. अगेन छोटी चीज़ क्या करनी है, आपको जी की वैल्यू पता होनी चाहिए. जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर नहीं लिखा है तो क्या लिखा होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻². क्लियर? इसका यूनिट कहाँ से आया, तो उसकी फॉर्मूला में से जी कैसे बना सकते हैं, जी एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2. f का यूनिट न्यूटन, d का यूनिट मीटर, d स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर, m और m का यूनिट kg इंटू kg, दैट इज डिवाइड बाई kg स्क्वायर. और इनवर्स में लिखेंगे तो kg⁻². तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. हाउ द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिराइव्ड, इट वॉज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंट करके हमने उसको ढूंढा था. हमने नहीं, किसने ढूंढा था, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट थे. तो हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने फाउंड द वैल्यू ऑफ G, that is 6.67, and more to be precise, it is equals to 6.673 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. But for calculation we are using just 6.67. क्लियर? एंड और अगर इजी कैलकुलेशन करना होता है तो हमें क्या दिया होता है, 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. क्लियर? नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, unit of the force is Newton, unit of mass is kg, unit of distance is meter, not kilometer. तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 10⁵ किलोमीटर दिया है, तो अगर उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सो दैट इज 3.84 इंटू 10⁵. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000.
So now it is meter. So that is 3.84 into 10 raised to 5 into 10 raised to 3. 1000 means 10 raised to 3. अगर बेस सेम है तो जो हमारा पावर होता है एड अप हो जाता है. So 3.84 into 10 raised to 8 meter. Here it was kilometer. Now it is meter. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3.84 into 10 raised to 8 meter. क्या किया? फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर. व्हाट इज M1? मास ऑफ अर्थ, इसीलिए हमने सिंबलाइज किया ME. मास ऑफ मून को सिंबलाइज किया MM. सो ME इंटू MM अपॉन D स्क्वायर. व्हाट इज D स्क्वायर? दैट इज द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून. Now according to the formula, value of G that is given in our notebook, in our textbook, that is 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Now value of ME is equals to 6 into 10 raised to 24. No need to change anything because the standard unit of mass is kg. Similarly, mass of moon 7.4 into 10 raised to 22 kg. Then value of D 3.8 into 10 raised to 8 y square, because here it is D square. So the value of D and whole square. पहले हमने क्या किया, इजी कैलकुलेशंस कैसे होती है मैं ये सिखा रहा हूँ. जो हमारे पास बेटा ये सारी वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज है, उसे हम एक साथ लिखेंगे. सो दैट इज 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, और बाकी के जो सारे पावर्स है वो हमने साइड में लिख दिए. दैट इज 10 रेज़ टू 11, 22, 24, तो उसको साथ में कर दिया बिकॉज इन सबके बेस कांस्टेंट है. जैसे यहाँ पे बेस सेम थे तो हमने 5 + 3 कर दिया, तो 24 + 22 - 11 कर दिया. एंड इनको दो बार लिख दिया क्योंकि 384 को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर कटिंग करने में बड़ी इस वैल्यू मिलेगी. उससे अच्छा है कि दो बार 3.84 लिख दो, और 10 रेज़ टू 8 का स्क्वायर करना इजी हो जाता है. 10 रेज़ टू 8 का स्क्वायर 64 नहीं होगा, दैट विल बी डबल 16 होगा. क्लियर? जब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर नहीं होगा. सो नाउ ईयर 6.7 है उसको 67/10, 6, 7.4 को 74/10, 3.84 को 384 रेज़ टू 100, 384 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100. ये पावर कितना हुआ? 35. यहाँ पे हुआ था 16, 10 रेज़ टू 16. यहाँ से जो वैल्यू मिली थी पावर 16 ऊपर गया तो -16. सो 35 - 16, थोड़ा बहुत 2 से जितना कट हुआ किया 10. लास्ट में जब जीरोज आते हैं तो उसको कट मट करो. नाउ फाइनली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा. क्लियर? तो यहाँ पे आपको मैथ्स यूज करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी 201 × 37, दैट इज 7437, 36864. इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0.202 × 10 रेज़ टू 21. एक पॉइंट यहाँ पे मैं शिफ्ट करता हूँ, दैट विल बी 2.02 × 10 रेज़ टू 20 न्यूटन. क्लियर? तो इतना आपको करना है बेटा. थैंक यू.